अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। ऑपरेशन बुनियान मरसूस को 1 साल मुकम्मल हो गया है। पूरी कौम इस हवाले से फ़ख्र भी कर रही है और अपनी उस कामयाबी को सेलिब्रेट भी कर रही है, ताकि तमाम वो लोग, तमाम वो हीरोज़ जिन्होंने पाकिस्तान को ये कामयाबी दिलवाई, उनका शुक्रिया भी अदा किया जाए। और पाकिस्तान अपने दुश्मनों को आज भी वही पैगाम दे रहा है कि हम अपनी उसी डिटर्मिनेशन के साथ मुल्क के दिफा के लिए आज भी अपनी उस पोजीशन के ऊपर बरकरार हैं। ये तो एक जो मामला है वो इंडिया के साथ, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर चीज़ें चलती रहती हैं। आपने देखा कि कल अलीमा खान जो हैं वो डयाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को तो उन्होंने कॉल नहीं दी थी, लीडरशिप और अरकान असेंबली को कॉल दी। उसके बाद उन्होंने एक नया ऐलान किया है कि अगले हफ्ते सुहेल आफरीदी आएंगे अपने 92 MPs के साथ, स्पीकर के साथ, और वो वहीं बैठे रहेंगे। इससे पहले भी सुहेल आफरीदी ने धरना दिया था। अब सवाल यह है कि अडयाला के बाहर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अचीव कर पाएगी, नंबर 1। इससे पहले ये इल्ज़ाम होता था हमारे केसेस लगते नहीं हैं। अब केसेस लग गए हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस की मरकजी अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन हमने ये देखा है कि उनके जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है और अब वो एडजर्नमेंट चाहते हैं या इल्तवा चाहते हैं। अब तहरीक इंसाफ एक जानिब प्रेशर डालना चाहती है, दूसरी तरफ इल्तवा चाहती है। इसमें से क्या हासिल होगा? फिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन आज सलमान अकरम राजा बोले और उनके मुताबिक पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो ये चाहते हैं कि पार्टी कमज़ोर हो और इसीलिए वो इस तज़हीक का निशाना बनाते हैं। साथ उन्होंने पार्टी की फंडिंग का जो मसला है वो भी उठाया है। और इस सब के बीच में जो गवर्नमेंट ने खुशखबरी सुनाई, वो गवर्नमेंट ने खुशखबरी ये सुनाई है कि उन्होंने जो नेपरा है उसने बिजली 1 पैसा फी यूनिट सस्ती की है और LPG की कीमत में भी 31 पैसे जो है वो फी किलो कमी की गई है। तो आपका जो सिलेंडर है वो तकरीबन 3 रुपये और 69 पैसे घर का सस्ता हो गया है। ये सारी बातें फिर एक बार फिर ये शोर है कि एक नई तरमीम आ रही है। नई तरमीम के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जनाब इस्लामाबाद में उसकी दस्तावेज तैयार हो चुकी है। क्योंकि 27वीं तरमीम से जिन मसाइल ने जन्म लिया उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें कहा गया है कि आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों अदालतें किसी के मातहत नहीं है एक दूसरे के, बल्कि ये हम पल्ला हैं। ये फैसला कितना अहम है आने वाले दिनों के अंदर, इस हवाले से क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर जो सियासत वाले हैं ये तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर बात करेंगे। शुरू में हम पाकिस्तान की कामयाबी के ऊपर और पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं उन्होंने कैसे एक जो नामुमकिन चीज़ नज़र आ रही थी उसको मुमकिन बनाया, उसके ऊपर बात करनी है। और आज हमने दावत दी है दिफाई तर्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब को। आसिम सुलेमान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम बचपन से या मुतालिया पाकिस्तान में 1965 को पढ़ते आए, दीगर जो जंगें हैं जहां पाकिस्तान ने बड़े बड़े काम किए, मार के सर अंजाम दिए, ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की दिफाई तारीख के अंदर, जिसमें एयरफोर्स का रोल है, जिसमें हमारे दीगर जो फोर्सेस हैं उनका रोल है। ये किस तरह से कैटेगराइज करेंगे, किस तरह से इसके ऊपर आप इस खासकर जो पिछले साल की एपिसोड है उसको आप देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। देखिए जी, पाकिस्तान एयरफोर्स की हिस्ट्री जो है वो एक लेगेसी से भरी हुई है और उसका जो बेसिकली 3 पिलर जो थे वो उसकी टिक थी, वो उसकी ट्रेनिंग थी और उसकी लीडरशिप थी। ठीक। और अगर आप देखें 65 की जंग तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है हवा में जीती, 71 की भी हमने जीती। और आज मैं आपको एक जो है आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, और वो ये है कि 1971 के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को कोई जहाज़ आज तक नहीं खोया, जबकि इंडियन ही जो है वो मारे जा चुके हैं, वो हम नहीं। तो ये इस बैकग्राउंड के साथ हमारी तो हमेशा से एसेंडेंसी रही है इंडियन एयरफोर्स के ऊपर। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि वो कोई अच्छी प्रोफेशनल एयरफोर्स नहीं है, वो भी काफ़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है और उनकी भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काविशें हैं अपनी एयरफोर्स को खड़ी करने की। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा आउट परफॉर्म किया अपनी लीडरशिप, अपनी क्वालिटी की वजह से। अच्छा, अब अगर आप बात करें जी 2025 की जी, तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 6-7 की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब उनके 8 जहाज मार गिराए 1 घंटे के अंदर अंदर, तो उससे जो था ना सारी जंग का पासा पलट दिया गया। और उसके ऊपर इंडियन बड़े डेस्परेट हो गए और वो चाहते थे कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हम पाकिस्तान को जो है ना
किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकें। चूंकि वो बॉर्डर के तो करीब आ नहीं सकते, उनकी एयरफोर्स जो थी वो ग्राउंड होगी, उनके अपने ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मैं खत्ता कलामी की माफी चाहते हुए ये एयर मार्शल साहब, ये जो अंडरग्राउंड वाली है, चूंकि क्या इंसानी तारीख में या मॉडर्न वॉरफेयर है उसके अंदर हमने कई ऐसी मिसाल मिलती है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, जिस प्रिसाइजली किया कि दुश्मन की पूरी एयरफोर्स जो है वो अंडरग्राउंड हो गई, वो इस काबिल नहीं थे कि अगले चंद घंटों के अंदर वो फ्लाई कर सकें, 24 घंटे से भी जायद। ये देखें जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी 2021 से कुछ कैपेबिलिटी के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसके अंदर हमने फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी हासिल की इंडिया के ऊपर, जबकि पहले इंडिया के पास थी ये 2020 से, जिसमें उनके रफेल के ऊपर मीटियोर मिसाइल लगा हुआ था। वो पहले हमें देख भी सकते थे और हम पे मिसाइल भी दाग सकते थे। जब हमने J-10C लिया और PL-15 मिसाइल लिए तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ गई कि हम उनके जहाज़ों को पहले देखें और पहले मार लें। फिर उसके बाद इस खाली ये हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, ये हमारे एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जो मल्टी डोमेन का था, जिसके अंदर साइबर थी, जिसमें स्पेस थी, जिसमें EW थी और UAV की एक फोर्स खड़ी की, और एक काफ़ी सारी उन्होंने यहाँ टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान के अंदर लाए और उनको खुद डेवलप किया नेस्टेप के अदारे के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी थी, क्योंकि अभी मॉडर्न एयरफोर्स के अंदर जो है वो नंबर्स मैटर नहीं करते हैं, उसके अंदर आपकी कैपेबिलिटी मैटर करती है। तो हमारी कैपेबिलिटी की जो एनहांसमेंट थी उनके ऊपर, उसकी मदद से हमने उनके जहाज़ गिराए। जब हमने उनके जहाज़ गिराए, आप देखें एक एयरफोर्स जिसके टॉप के 4 जहाज जो हैं वो गिर जाएं 1 घंटे के अंदर अंदर, तो उसकी तो कमर टूट जाती है, तो इंडियन की तो बैकबोन टूट गई। और अब उसके बाद वो जो थे वो सिर्फ स्ट्रगल कर रहे थे, और उन्होंने फिर उस स्ट्रगल के अंदर उन्होंने हमारे पे जो है वो ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए, जो कि एक बुज़दिलाना किस्म की हरकत थी, बिकॉज 300 किलोमीटर बॉर्डर के नज़दीक तो वो आ नहीं सक रहे थे। तो उसके अंदर हमारी जो है आर्म फोर्सेस, जिसके अंदर आर्मी और एयरफोर्स की एयर डिफेंस फोर्सेस थी, हमने उनके तकरीबन 90 जो थे ड्रोन्स गिरा दिए। फिर उसके बाद जब ड्रोन्स वाला काम नहीं चला तो उन्होंने वहां से ब्राह्मस चलाने शुरू कर दिए हमारे बेसिस के अगेंस्ट, जो कि एक रेड फ्लैग था एंड दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड। और इस रेड फ्लैग को देखते हुए हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने एक बहुत जो है जुर्रतमंदाना फैसला किया, और उन्होंने कहा कि जी अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इंडियंस को सजा देंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और बुरहानुल मसूस के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी हमारी आर्मी की, हमारी एयरफोर्स की। और उसके अंदर एयरफोर्स का मैं आपको बता सकता हूं कि आर्मी के फतेह 1 और फतेह 2 की सपोर्ट के अंदर हमने 34 स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को अटैक किया, जो कि कोई एक छोटी बात नहीं थी। ये इतने टारगेट हमने 1965 और 71 वॉर में नहीं किए थे, और इसमें हमने उनके एयरफील्ड्स 18 एयरफील्ड्स के ऊपर किया, उनके जो थे S-400 जो एक बहुत जबरदस्त इसी तरफ आना चाह रहा था। ये जो जिस तरह से आपने राफेल गिराने की बात की कि हमने हिट किया, गिराया, उनकी कमर तोड़ी, दूसरी बड़ी जो अचीवमेंट थी वो S-400 की बैटरीज को हिट करना था। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, एक आम देखने वाले की ज़ाहिर है वो इतनी जो डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी या चीज़ों को नहीं समझता, यानी नंबर 1 हमने उनके जहाज़ों को गिराना हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिस पे वो अपनी दुनिया के एडवांस किस्म के जो जेट्स हैं वो लेकर आए। नंबर 2 उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डैमेज करना, उनके घर में डैमेज करना, हम ये कह सकते हैं कि ये 2 सबसे बड़ी कामयाबियां थी हमारी। जी ये देखें, कामयाबियां तो इस जंग में बहुत हैं हमारी, लेकिन यह है कि ये एक बहुत ही जुर्रतमंदाना मिशन था, जिसके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने JF-17 हमने भेजे, और उसको जो था एक जो कि कहते हैं कि जी ये इम्प्रेगेबल किस्म का वो सिस्टम है जिसको आप पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते। हमने उसको पेनिट्रेट करके उसको अटैक किया, और एक नहीं 2 के ऊपर किया। तो ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है एयरफोर्स की, और आज तक मेरा तो नहीं ख्याल कि जी S-400 का सिस्टम कोई अभी तक जो है वो गिरा सका है या तबाह कर सका है। तो इसकी ये तो बहुत बड़ी एक कामयाबी थी। लेकिन इसके अलावा हमने उनके ब्राह्मस के जो थे डंप्स वो उड़ाए, हमने उनके एमुनेशन डंप्स उड़ाए, हमने उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पे भी अटैक किया। फिर इसके अलावा हमने उनका इंटीग्रेटेड सिस्टम जो था, जो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता था, उसको तबाह करके हमने उनकी जो थी कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा की।
मेरा ख्याल है कि दुनिया में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि आपका एक जो काइनेटिक ऑपरेशन है उसके साथ नॉन काइनेटिक ऑपरेशन को कंबाइन किया जाए, और वो ये था कि हमने अपने काइनेटिक ऑपरेशन के साथ इंडिया की जो नॉन काइनेटिक टारगेट से जो साइबर के हमने उनके ऊपर अटैक किया, उनके 70% उनके ग्रेड जो थे वो डाउन हो गए। उसके अलावा उनकी और इतनी सारी जो मिलिट्री कनेक्टिविटीज थी उनको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बैडली हमने उनके डैमेज किया। अच्छा एयर मार्शल साहब, मैं जानना ये चाहता हूं कि 2019 में भी हम एक रिफ्ट में गए, उस वक्त भी हमने तैयारा भी गिराया, अभिनंदन को भी पकड़ा, तो इंडिया के अंदर बहुत आवाजें उठी जनाब, देखें कि अगर राफेल होते तो हम ये इस तरह से कर लेते। वो राफेल भी आ गए, फिर भी मार पड़ गई। ये जो इन्होंने सब कुछ किया, ये बुनियादी तौर पे गलती कहां पे इंडिया ने की? यानी मिस कैलकुलेट किया, तकब्बुर था, या पॉलिटिकली ड्रिवन एक एम्बिशन से जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी मार पड़ी? लेकिन जी इंडिया की बेसिकली तो मिस कैलकुलेशन थी और जो ओवर कॉन्फिडेंस था। आप देखें कि पाकिस्तान का बजट जो है वो तकरीबन 9 बिलियन के करीब है, इंडिया का बजट जो है वो तकरीबन 90 बिलियन के करीब है। और अगर हम एयरफोर्स टू एयरफोर्स का मुकाबला करें तो हमारा 1.8 बिलियन के करीब है पाकिस्तान एयरफोर्स का, और इंडियन एयरफोर्स का जो है वो 30 बिलियन से ऊपर है। अब आप देखें कि इतना ज़्यादा जब फ़र्क हो आपके बजट का, तो उसका मतलब ये था कि इंडिया तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंडक्शंस कर रहा था। आप आज देखें राफेल जो है वो यूरोप का सबसे अच्छा फाइटर है। इंडिया के पास दुनिया के लीडिंग एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर S-400 था। अगर आप आज देखें कि इंडिया के पास किस किस्म के UAVs हैं, तो उनके पास बेस्ट UAVs हैं USA के और इसराइल के। अगर आप उनके हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट फ्लीट देखें तो उनके पास दुनिया की बेस्ट ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर फ्लीट है। तो आप देखें इन्वेस्टमेंट तो इंडिया की बहुत ज़्यादा थी। और जब मोदी साहब ने राफेल खरीद लिए तो मोदी साहब की तो छाती फूल गई और उन्होंने हिंदुत्व का जो है वो ड्रामा करना शुरू कर दिया, और उनका भूत जो था हिंदुत्व का वो उनके सर चढ़ के बोलने लगा। और फिर जब उनका ये हिंदुत्व की जो मेंटालिटी थी और जो उनका जो राफेल के ऊपर कॉन्फिडेंस था, और मेरा ख्याल है कि उनकी गलत रहनुमाई भी की गई कि जी आप अगर राफेल इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान ओवरवेल्म हो जाएगा। ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। और राफेल को तो सिर्फ J-10 और PL-15 ही जो है तबाह करने के लिए बहुत थे। उसके अलावा जो हमारी मल्टी डोमेन जो हमारी जो कैपेबिलिटी थी, जो हमारे चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने खड़ी की, और उसका स्ट्रक्चर जो है पहली दफ़ा से जो हमने इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किया, तो इंडिया को तो जो है वो हाबड़ दाबड़ बच गई कि जी ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज हैं वो इंडिया अंडर एस्टिमेट भी करता रहा, और वो हमारे रिजॉल्व को भी अंडर एस्टिमेट करता रहा। बुनियादी तौर पे मिस कैलकुलेशन थी। अच्छा एयर मार्शल साहब, ये मिस कैलकुलेशन आप कह रहे हैं कि जिस बुनियाद पे मोदी ने गलती काम आज के दिन तक भी साबित इंडिया नहीं कर पाया, उसको पॉलिटिकली प्ले करने की कोशिश की लेकिन वो भी कोई नहीं हुआ। अब क्या समझें, जो हमने प्रेसिडेंट सेट किया है, ये समझें कि चैप्टर क्लोज हो गया है, या स्टिल उनके अंदर वो अभी भी एम्बैरेसमेंट है, उसको मिटाने की वो फिर कोशिश कर सकते हैं, कुछ किस्म की चीजें कर सकते हैं, या वंस फॉर ऑल हमने एक बार ये इस मामले को, इस चैप्टर को क्लोज कर दिया है? देखें जी, अगर आप एज अ पाकिस्तानी मेरे से ये सुनना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि हम एक पीस लविंग नेशन है और हम लड़ाई करने के में बिलीव ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमको ललकारा जाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इंडिया की मिस कैलकुलेशन देखें जी, इंडिया की तरफ एक मेंटालिटी है जो कि मेंटालिटी उनको ख़राब करने की कोशिश कर रही है। वो इनकी हिंदुत्व की और एक्सट्रीमिज़म की मेंटालिटी है। जब आप इस तरह की मेंटालिटी रखेंगे फिर एट टाइम्स आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको ओवर एस्टिमेट कर जाएंगे, या फिर आप उसको जो है गलत तरीके से एंटिसिपेट करेंगे कि ये जी हम दुश्मन पे हावी हो जाएंगे। और फिर इंडिया को ये पता होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला कर रहे हैं। आप देखें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या रिजॉल्व है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप की क्या रिजॉल्व है। तो हमारी तो जो मिलिट्री लीडरशिप है जिसमें हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, जिसके अंदर हमारे चीफ मार्शल बाबर सिद्धू हैं, हमारे एडमिरल नवीद अशरफ हैं, इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुजाहरा किया। एंड मेरा ख्याल है कि जो हमारा बुनियानुल मरसूस और ख़ास तौर पे मार्के हक के अंदर जिस तरह हमारी आर्म फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन रही, मेरा ख्याल है कि ये एक मिसाली
कोऑर्डिनेशन थी, और इसको अगर आप देखें तो वन ऑफ द बेस्ट कोऑर्डिनेटेड आर्म्ड फोर्सेस की जो हमारी कैंपेन्स हुई हैं, दिस इज वन ऑफ दोस। ठीक। अच्छा, ये जिस तरह से आप उस इंटीग्रेशन या कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो इंटरनेशनल डिफेंस को देखने वाले एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि इस वॉर ने मॉडर्न वॉरफेयर को चेंज किया है। जब मेरे जैसा आम शख्स जिसका डिफेंस के ऊपर इतना ग्रिप नहीं है या एक आम शहरी है, वो कैसे समझे कि इंडिया पाकिस्तान की इस जंग में जिसमें हमें कामयाबी मिली या हमने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, जिसमें आपने टेक्नोलॉजी की बात की, बाकी पहलुओं की बात की, मॉडर्न वॉरफेयर वाकई ही इस पूरी वॉर से चेंज हो गया? जी देखिए, कैरेक्टर ऑफ वॉर हैज चेंज फॉर गुड, ये तो पक्की बात है। और इसके अंदर जो रोल है आर्म फोर्सेस का, वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर है, और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर ही थ्राइव करेंगी। और हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जिस तरह हमने नई टेक्नोलॉजी इंडक्ट की, आप देखें हमारी एयर चीफ ने, एयर चीफ मार्शल बाबर ने एक अदारा खड़ा किया जिसका नाम है नेस्टेप, नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क। ये जो जितनी भी हमारी जो टेक्नोलॉजीज थी जो हमने मार के हक में इस्तेमाल की इंडियंस के अगेंस्ट, वो सारी जो हैं वो नेस्टेप में बनी हुई थी। हमारे जो ड्रोन इंडिया में उड़ते रहे, वो जो दिल्ली के ऊपर गए और वो जो उनके लीडरों के घरों के ऊपर से होके आगे, आप देखें इंडिया तो एक चिड़िया मारता है ना, अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से आती है तो कहते हैं कि जी हमने ये गिरा दी। इन्होंने हमारा एक ड्रोन नहीं गिराया जो इंडिया की तरफ गया। और इंडिया के देखें, हमारी आर्म फोर्सेस ने, जो हमारी आर्मी एयर डिफेंस और एयरफोर्स की एयर डिफेंस है, हमने उनके 90 ड्रोन्स गिराए, जिसके बाद उन्होंने ड्रोन भेजने बंद कर दिए। तो आप ये देखें कि हमारी तो जो टेक्नोलॉजी है, हम तो टेक्नोलॉजी पे रिलाई करते हैं, और अभी आगे नंबर्स जो हैं वो दैट विल नॉट मेक द डिफरेंस, टेक्नोलॉजी विल मेक द डिफरेंस। और हमारी जो अभी नई जो डेवलपमेंट पॉलिसी है, उसके अंदर यह है कि हम जितना भी कुछ हो सके हम उसको होम ग्रोन करें। एंड हमारा जो मेन सर्वाइवल हुआ ये मार के हक में, वो होम ग्रोन के किल चेंज के ऊपर हुआ। तो ये तो इसके अंदर तो कुछ शक की बात ही नहीं है जी। ठीक है। मैं इस पूरी डिबेट को कंक्लूड करते हुए एक और जो पहलू है, वो जिस तरह आपने मुख्तलिफ J-10C की बात की या मिसाइल्स की बात की, उसमें चाइना का रोल, खासकर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो कहती है कि वो इस पूरी बैटल फील्ड के अंदर जो है उनकी टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेटेड है, वो ये उसका एक इम्तिहान था वर्सेस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें खासकर राफेल था। लेकिन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को इस जंग के अंदर शिकस्त हुई और पाकिस्तान की और चाइना की जो टेक्नोलॉजी थी उसने डोमिनेट किया। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चाइना हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। बल्कि मैं तो चीनियों को ये कहता हूँ कि आप जो है ना, ये ना कहा करें कि आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे भाई। ठीक। हमारी एक बहुत अच्छी इंटीग्रेशन है चाइनीज़ के साथ। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि चाइनीज़ ने हमें J-10C दिया, PL-15 दिया, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका तो हमने खुद किया ना। ठीक। वो तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स को उसका क्रेडिट दें, उसकी लीडरशिप को देखें कि जिन्होंने इसको ऐसे इस्तेमाल किया। दूसरी बात यह है कि ये लोगों की गलतफहमी है, और ये हम ड्यूरिंग दी ऑपरेशन मार के हक ये चीज़ बड़ी क्लियरली बताई गई कि जी बिल्कुल चीनियों ने हमारी मदद की, लेकिन इस जंग में उनका डायरेक्ट कोई हाथ नहीं था। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इनडायरेक्ट भी कोई हाथ नहीं था। और इसका उस वक्त के जो चेयरमैन थे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी इन वन ऑफ द इंटरनेशनल सेमिनार कि ड्यूरिंग दी period of war, nobody helped Pakistan other than our own indigenous capabilities and the equipment which was given, वो तो खैर टेकन है। उसके अंदर तो अगर अमेरिकन के F-16 उड़ते हैं तो वो भी तो अमेरिकन के दी हुई एक चीज़ है। तो क्या अमेरिकनों ने हमारी मदद की उस टाइम के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं था। बिल्कुल ठीक। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सलमान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बड़ी डिटेल के साथ इन डेप्थ आपने एनालिसिस दिया इन तमाम मामलात के ऊपर जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं भी, और तमाम जो हीरोज जिन्होंने सामने या नजर ना आके पाकिस्तान की इस कामयाबी में अपना किरदार अदा किया, उनको कौम खिराज तहसीन पेश करती है। आगे बढ़ेंगे जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे खासकर जो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामला है। लेकिन एक ब्रेक। वेलकम बैक। जो दिफाई मामला है उसके बात की, अब सियासत के मामला हैं, तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात हैं, फिर उनकी जानिब से कलम छोड़ हड़ताल है। क्या हुकूमत उस पर प्रेशराइज है कि नहीं है? क्या हुकूमत PTI को बॉदर कर रही है, सीरियस ले रही है? PTI के पास अगर डायरेक्शन नहीं है तो फिर करना क्या है?
इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए दो मौजूद मेहमानों को दावत दी है। तारुफ करवा देता हूँ, हुज़ैफ़ा रहमान साहब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी में ज्वाइन कर चुके हैं। हुज़ैफ़ा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। नकवी साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं आपको सुन रहा था, आप कह रहे थे नकवी साहब आपसे शुरू करते हुए कि पार्टी के पास डायरेक्शन नहीं है और डायरेक्शन ना देने के जिम्मेदार बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा हैं, जबकि सलमान अकरम राजा आज कह रहे थे कि पार्टी में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि पार्टी कमजोर हो और उसकी तज़यीक हो। वो जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहे थे वो आप लोग ही हैं, यानी नकवी साहब आपकी तरफ इशारा है? जितने के मेरी तरफ तो इशारा है या नहीं है, इसका जवाब तो सलमान साहब देंगे। मैं एक चीज जानता हूं कि मैं पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होने से ज्यादा पार्टी का बानी मेंबर हूं, और मैंने इस पूरे दौर के अंदर और खास तौर पे जब से खान साहब की हुकूमत गई है, मेरा वो बयान जब मैंने कुरान पे कसम खाई थी कि मैं खान साहब के साथ खड़ा हूं, अगर इसके अलावा कोई बयान आएगा तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँगा, मेरी मजबूरी बोल रही होगी। आज तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई बयान अभी तक देने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं इससे आगे नहीं कहूँगा। तो बात मैं डायरेक्शन के लिए कहता हूँ, देखिए बड़ा वाज़ेह है इस मुल्क के अंदर जुल्म है, फाशिज्म है, बदतरीन किस्म की ह्यूमन राइट वायलेशंस है। ठीक, टीएलपी के साथ 14 अक्टूबर को जो हुआ है वो दिखाता है कि किस हद तक जुल्म करने में ये आगे जा सकते हैं। कि 48 घंटे में पाकिस्तान के तीसरी सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात को सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। इमरान खान साहब को जेल में 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। ठीक, हमें दरवाजे नेगोशिएशंस के खुलते हुए नजर नहीं आते। जो लोग दावत दे रहे हैं वो खुद मौजूद नहीं होते। अच्छा, वजीर आजम साहब ने कहा था मैं महमूद खान अचकजई के पास चल के जाऊंगा। वजीर आजम साहब ने जो कमेटी बनाई उनके साथ बातचीत की, उनसे हमने कहा कि हमें आप खान साहब से मिलवाएं। उन्होंने कहा मिलवाते हैं, मिलवाने में नाकाम हुए। हमारा चीफ मिनिस्टर कहता है मुझे खान साहब से मिलना है, और पीएम के पास जाते हैं तो उनको जवाब देते हैं पूछ के बताऊंगा। ठीक, अब ये सारी चीजें आप सबके सामने हैं। इस सब सूरत हाल के अंदर जिधर इद्दत जैसा केस किया जाए, ठीक, जिधर सेलेक्टिव जस्टिस किया जा रहा हो कि इमरान खान को तोशा खाने में सजा हुई, इस बात पे सजा नहीं हुई कि वो कोई चीज अपने घर लेकर बगैर कीमत दिए हुए। चलें, ये तो हुकूमत को या सिस्टम को लेकर नकवी साहब बात कर रहे हैं ना। मेरा सवाल ये है कि अगर आप अडियाला के बाहर 10,000 लोग इकट्ठे नहीं कर पाते। मेरे भाई मेरी मैं मुख्तसर करके देखिए, मैं जब डायरेक्शन की बात करता हूं तो हमें एज अ पार्टी डिसाइड करना है कि हम प्रोटेस्ट का नेचर क्या रखेंगे, कैसे करेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी पे करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक, अपनी तंजीम साजी उसी के लिहाज से मुकम्मल करेंगे कि हर गली कूचे तक प्रोटेस्ट हो जाए। हम अपने ब्लॉक कोड वर्कर्स की तंजीम को फौरी तौर पे फाल करें कि हर मोहल्ले कूचे में हमारा प्रोग्राम जाए। ठीक, ये सारी चीजें करने के लिए डायरेक्शन चाहिए होती है, लीडरशिप चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डायरेक्शन नहीं है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू यहीं से करेंगे। कम बैक। हुज़ैफा साहब ये बताइए कि अलीमा साहबा कल कह रही थी कि अब अगले हफ्ते सुहेल आफरीदी आएंगे और 92 अपने एमपीएस के साथ आएंगे, स्पीकर के साथ आएंगे, तब तक बैठेंगे जब तक वो चीजें अपनी अचीव नहीं कर लेते, प्रेशर आप पर नहीं बनता। उन्होंने आज कलम छोड़ हड़ताल भी खैबर पख्तूनख्वा में कर रखी थी। आप लोग इन चीजों से डरे हुए हैं, परेशान हैं, आप लोगों पे इसका असर पड़ रहा है? देखिए उमर दराज गोंदल साहब, ये तो बात ऐसे ही है कि आपके चैनल के मुतालिक कोई बंदा तीसरा हर्जा सराई करे या कोई बाहर का बंदा आकर आपके चैनल के किसी जो ना मैनेजमेंट के बंदे को थप्पड़ शप्पड़ मार दे और आपकी मैनेजमेंट अपने बंदों को नौकरी से फारिग कर दे। यानी मकसद है कि जो काम बाहर का बंदा नहीं कर रहा वो मैनेजमेंट ने खुद कर दिया। तो बात यह है कि केपीके में हमारे पास तो मैंडेट नहीं है। आपको अल्लाह ने मैंडेट दिया 90, 91, 92 सीटें जितनी भी हैं, और आप कहते हैं 4.25 करोड़ का सूबा है।
उस सूबे ने आपको इस हवाले से मैंडेट तो नहीं दिया ठीक। कि आप जो है कलम छोड़ हड़ताल कर दें। ठीक है, ये मैंडेट जरूर होगा कि बानी तहरीक इंसाफ की जमात जो है वो मकबूल रहे, लेकिन ये सिर्फ ये मैंडेट नहीं होगा कि आप सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ की बात करें, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो बुनियादी जरूरियात है उनकी बात ना करें। यानी कलम छोड़ हड़ताल का नुकसान नून को तो नहीं होना। आप कलम छोड़ हड़ताल मैं तो समझता हूँ कि 1 साल के लिए एक्सटेंड करनी चाहिए, ताकि 1 साल में केबीके की जो अवाम है उन्हें समझ आए कि किन लोग को हमने बिठा लिया अपने सर पर। आप कम से कम कोई अक्लमंदी होती है, अगर आपने कुछ करना है तो आप वो करें जो जिसमें फेडरल गवर्नमेंट प्रेशर में आए। ना आपसे बंदे निकल रहे हैं, ना आपके कहने पे एमएनए हजरात आते हैं, अब आप कहते हैं वज़ीर आला को लेकर आएंगे। वज़ीर आला साहब शौक से आए। वज़ीर आला साहब अगर एहतजाज करेंगे, अमन अमान के दायरे में ब्रीच ऑफ पीस नहीं होगा तो उनका बड़ा रिगार्ड किया जाएगा। लेकिन अगर वज़ीर आला साहब ये इंप्रेशन देंगे कि उनके साथ सूबाई सिक्योरिटी या सूबाई मशीनरी के जरिए वो शायद किसी जेल में बैठे हुए बंदे को रिहा कराना चाहते हैं या बाई फोर्स की मुलाकात करना चाहते हैं, तो फिर कानून जो है वो आनी हाथों से निपटेगा, फिर कोई गिला भी ना करे, क्योंकि ये हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते। कल तो आप जो है अगर पॉपुलर आदमी है, एक गांव में आपके 5000 वोट हैं और आप पे किसी अजीज ने मर्डर कर दिया है और उस मर्डर वाले बंदे को जेल इंतजामिया मिलने नहीं दे रही, या कोई उसने वायलेशन की हुई है जेल मैनुअल की, तो कल आप भी कहेंगे जी मैं तो 5000 बंदा जेल के बाहर लाकर बिठा देता हूँ, अच्छा, या 5000 बंदा जेल पे हमला कर देता हूँ। नकवी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि सलमान इकरम राजा आज भी कह रहे थे कि इमरान खान की हिदायत को भी पार्टी के लोग नहीं मान रहे, वकला भी नहीं मान रहे। फिर मेरा एक और सवाल आपसे इसी के साथ यह है कि कौन लोग हैं जो पार्टी के अंदर इमरान खान से भी अगर बड़े हैं या इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते? बताया गया था कि इमरान खान तो कहते हैं कि डाला के बाहर बैठकर आप लोग क्या करते हैं, वो कहीं और धरने की बात कर रहे थे। अब अलीमा खान फिर बात कर रही हैं अडियाला के बाहर। अगर सोहेल अफरीदी आके बैठ भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा शहबाज शरीफ की हुकूमत को या मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को या सिस्टम को कि वो आपकी बात सुने या उनके ऊपर कोई प्रेशर आए? मैं समझता हूं आप क्या जो निशानदेही कर रहे हैं उसके अंदर बड़ा सवाल में वजन है। ये हुकूमत प्रेशर में उसी वक्त आएगी जब इस मुल्क के अंदर उन्हें, अव्वल तो बदनाम तो हो ही चुके हैं, पॉपुलर सपोर्ट तो नहीं है, और मुझे ये कहने में कोई इतराज नहीं है कि ये लम्हे फ़िक्रिया होना चाहिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि कोई मुल्क की सिक्योरिटी फोर्स अपना काम नहीं कर सकेगी फाल तरीके से जब तक उसके अवाम उसके साथ ना हो। क्या अवाम उसके साथ हैं, ये उन्हें देखना चाहिए। हाँ, हिंदुस्तान से हमला करेगा जैसे कि आप अभी कर रहे थे, पूरी कौम मुत्तहिद होके जवाब दिया और हमें कामयाबी हुई और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमें ये हर वक्त इस बात का एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा मुल्क है और उसके वसाइल भी हमसे ज्यादा हैं। और हालिया जंग ईरान और अमेरिका की, उसने ये साबित कर दिया है कि इवन एक ईरान जैसा मुल्क जिसको सैंक्शन ज्यादा था, जिसको हर तरीके से मजबूर किया था, जिसपे कई जंगें मुसल्लत की गई, उसने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन क्या चीज थी? ईरान की में तेहरान की सड़कों में एक तरफ बमबारी थी और दूसरी तरफ अवाम थी। तो अवाम और फौज का रिश्ता बहुत अहम है और इस रिश्ते को खराब नहीं होना चाहिए, इसको मजबूत ही रहना चाहिए और मजबूत ही होना चाहिए। एक सवाल आपसे और मैं जो नकवी साहब करना चाहता हूं कि ये इस वक्त अगर आप कहते हैं कि डायरेक्शन ना सलमान इकरम राजा दे पा रहे हैं ना बैरिस्टर गौहर दे पा रहे हैं, तो फिर पीटीआई को लीड कौन कर रहा है? ड्राइविंग सीट पे कौन है? क्योंकि अलीमा खान कहती हैं कि 10,000 लोग पहुंचे, नहीं पहुंचते। अलीमा खान कहती हैं कि पार्टी के उहदेदार पहुंचे, वो नहीं पहुंचते। तो फिर तो वो शेर अफजल मरवत वाली बात दुरुस्त हो गई कि अलीमा खान की बात को भी पीटीआई ऑन नहीं करती, तो पीटीआई के पास भी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ड्राइविंग सीट पे कौन है पीटीआई के? ये देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई ड्राइविंग सीट नहीं है। देखिए, पीटीआई का अपना एक मोमेंटम है। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। इमरान खान ने जो बयानिया पूरे मुल्क के सामने रखा, जो कुछ उन्होंने 3.5 साल में किया, जिस दिन वो इक़्तिदार से हटे मिठाइयां नहीं बटी थी, लोग एहतजाज में बाहर निकले थे। उन्होंने उसके बाद 55 जलसे किए इक़्तिदार से हट जाने के बाद, और हल जलसा जो था वो हद से ज्यादा कामयाब था। मैं जब डायरेक्शन की बात करता हूँ, पहली चीज, पीटीआई एक मौरूसी जमात नहीं है। ठीक, हमने चेयरमैन
गौहर को इमरान खान ने अपॉइंट किया, ये साबित कर दिया कि ही ऑल्सो बिलीव्स कि दिस इज नॉट अ फैमिली पार्टी। ठीक बहनों का हम उनके जज्बात की कदर करते हैं, ठीक उनके एहसास को जानते हैं। हमें भी उतनी ही मोहब्बत है जितनी इमरान खान से उनको है, लेकिन हम तब भी कहने को तैयार हैं उनका खूनी रिश्ता है, उनकी मोहब्बत, उनके जज्बात हमसे ज्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए हम उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं, वो काबिल इज्जत हैं। वो जिस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं हम उसको सराहते भी हैं, लेकिन जैसे आपने कहा सियासत में कोई चीज मुस्तकिल नहीं होती। अच्छी सियासत ये होती है कि आपने एक चीज किया, उसका सारा असर देख लिया, उसके बाद आपको कोई और नई तरकीब सोचनी पड़ती। हुज़ैफा साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो पीटीआई के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि डायरेक्शन नहीं है, या सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जनाब हमारे अपने ही लोग हमें कमजोर करना चाहते हैं या तज़हीक करना चाहते हैं, ये आप लोगों ने कोई इस किस्म का काम किया, इनको मैनेज कर लिया है, या इनको हुकूमत के अंदर बिठा के या हुकूमत में बताया कि हुकूमत कितनी ज़रूरी होती है कि वो अपनी तहरीकों से पीछे हट गए हैं? ये इनकी तरफ से इनकी कमजोरी है या आपकी कामयाबी है? मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें रखता हूँ। ज़ाहिर है सियासत जो है ये एक टेस्ट इनिंग्स होती है, ये कोई T20 नहीं होती। ये आप 10 ओवरों का मैच समझें। बानी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ज़ाहिर है जब इदारा जाती स्पोर्ट मौजूद थी, 14 में भी इन्होंने T20 स्टाइल अपनाया, 18 में भी इदारा जाती स्पोर्ट मौजूद थी, 18 से 22 तक जो कुछ भी हुआ। और उसके बाद जब उन्होंने एक मुज़ाहमती तहरीक का आगाज़ किया, जो कि मुज़ाहमती तहरीक किसी नज़रिए की बुनियाद पर नहीं थी, सिर्फ यही थी कि दोबारा शायद हम लाडले बन जाएँ या हमें पावर से क्यों निकाला। पर्पज़ ये था, पर्पज़ ये नहीं था कि सुप्रीमेसी ऑफ डेमोक्रेसी हो, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती तो जब आप पावर में होते हैं तब इन चीज़ों को ठीक करते हैं ना। ठीक। पावर से निकाले जाने के बाद कोई दलील नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इंतशार आ रहा है इनकी अपनी जमात के अंदर, ये तफरीक पैदा हो रही है, बेसिकली ये उसी बुनियादी ट्रेनिंग की जो है वो वजह है जो कि तहरीक इंसाफ के अपने सरबराह बानी जो है इमरान खान, उन्होंने ऑलरेडी की हुई है। अदरवाइज जो है ज़ाहिर है जो बंदा कहता है आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। जो आप बोते हैं वही काटते हैं। अगर आपके अंदर अपने अंदर अदम बर्दाश्त मौजूद है, एग्रेशन मौजूद है, इन एग्रेशन की इंतहा देखें कि 1 महीने की स्ट्रगल के बाद बहनें रात के 9 बजे एक बहन मिलने जाती है, फैमिली कोटे के ऊपर उसे अलाउ किया जाता है, तो सामने वाला अपनी वेल बीइंग नहीं बताता। यानी आंख की तकलीफ सितंबर में शुरू होती है, नवंबर में मुलाकात हो रही है, वो ये नहीं कहता कि मेरी आंख का मसला है, बाकी काम छोड़ो, पहले सबसे पहली चीज सेहत होती है, मेरी इस आंख का इलाज कराओ। कहता है, सोचता है कि मेरा बयानिया तो नहीं बढ़ जाएगा। वो ऐसी बात करता है कि बाहर आकर बहन बानी के हैंडल से ऐसा ट्वीट करती है जिस ट्वीट को उमर दराज समेत तहरीके, आप तो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, इसके अलावा तहरीक इंसाफ का भी कोई बंदा सपोर्ट करने को तैयार नहीं होता कि भाई ये अल्फाज तो आप किसी दुश्मन के बारे में यूज नहीं करते। आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक जमात के सरबराह हैं, मुसलसल तीसरी दफा आपको केबीके में हुकूमत मिल रही है, तो ये अल्फाज तो वैसे बनते ही नहीं है, और सियासतदान के मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बनते। तो बेसिकली जब आप इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, इस तरह की चीजें बोते हैं, फिर आपको वही काटना पड़ती है। और आज यही सूरत हाल है कि अलीमा खान साहिबा का अपना एक कॉर्नर है, वो बैरिस्टर गौहर साहब का अपना एक कॉर्नर है, अचक साहब कुछ कहेंगे, सलमान राजा साहब कुछ कहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वो चीजें हैं जो बानी तहरीक इंसाफ ने बोई थी, आज उन्हें काटना पड़ेंगी। ठीक है, आप कह रहे हैं जो बोया वो काट रहे हैं। हुज़ैफा साहब, मैं नकवी साहब की तरफ जाने से पहले एक सवाल आपसे और कि चले, इनका तो आपको प्रेशर नहीं है, आप ये मान रहे हैं कि फिलहाल ना ये बंदे निकाल पा रहे हैं, ना प्रेशर आप पे बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग कम से कम आज आपको मुबारकबाद दे रहे हैं कि नेपरा ने 1 पैसा फी यूनिट बिजली सस्ती की है, LPG 31 पैसे जो है वो कम हो गई है। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा रिलीफ आपकी गवर्नमेंट ने दिया है, इस पर आपकी मुबारकबाद बनती है। देखिए, मैं 2 बातें आपसे करता हूं जी। मैं अक्सर औकात इसका इजहार भी करता हूं, एडमिट भी करता हूं। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत मेहनत की है इकोनॉमी खड़ी करने के हवाले से, इकोनॉमी को उस हालात से निकालने के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। मरियम साहब बड़ी मेहनत कर रही हैं, लेकिन नैरेटिव के हवाले से हमारी जमात काफी वीक है। आई एडमिट दिस फैक्ट ऑन योर स्क्रीन। और इस तरह की चीज मैं समझता हूं कि आनी ही नहीं चाहिए। अगर 1 पैसे का नेपरा रिलीफ दे रहा है, इसको इकट्ठा कर देता है, इसको इतनी खबर बनाने की जरूरत ही नहीं थी। और मैं जो है ना कम अज कम समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे किसी दुश्मन ने ये खबर उड़ाई है। नहीं, दुश्मन कहें या मुखालिफ कह दें, मुनासिब मुखालिफ अब ही ये है। तरीके इंसाफ पे मुकदमा ना बना देना, इसके तरीके इंसाफ पे एक मुकदमा बना देना, इन्होंने बढ़ाई होगी। आप मेरे भाई हैं, आप पे बना देंगे अगर आप कुछ नहीं कहते हमें। मैं ऑलरेडी एक भुगत रहा हूं। नकवी साहब,
नकवी नहीं साहब, आप पे क्यों बनाएं? यू आर वेरी कॉम्पिटेंट और ऑनरेबल फॉर अस। So kind of you- हुकूमत आप जैसे इंडिपेंडेंट आवाजों की कदर करती है। नकवी साहब, ये जिन इश्यूज की बात मैंने की हुज़ैफा साहब से, इन इश्यूज पे भी आप बात नहीं कर रहे। अब तो कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर 28वीं तरमीम की जो दस्तावेज है वो तैयार हो चुकी है, 27वीं का ऑलरेडी इंपैक्ट आ रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि उनके और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो दोनों हम पल्ला अदालतें हैं, तो जुरिस्डिक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने मसाइल भी हल नहीं कर पा रहे, अवामी इश्यूज को भी एड्रेस नहीं कर पा रहे, तो फिर तो पीटीआई किसको रिप्रेजेंट किसको कर रही है इस वक्त? देखिए गोनल साहब, आपके प्रोग्राम में मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना। हम इस हुकूमत ही को नहीं मानते। 17 जमात 17 सीटें लेके इसकी हर तरमीम को हम रद्द कर चुके हैं। इसमें जितने फैसले किए, इलेक्शन, रिजर्व सीट्स, जितनी कानून में तरमीमें की हैं, पीटीआई समझती है सब गैर आईनी है। ठीक। ये जो इलेक्शन हुआ था, जो डिलिमिटेशन हुई थी, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के अप्रूव डिलिमिटेशन को हम नहीं मानते। ठीक। 90 दिन में के बाद पंजाब का इलेक्शन नहीं हुआ, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का, केयर टेकर सेटअप का, और उससे पहले पीटीएम 1 का, हम नहीं मानते। बिल्कुल ठीक। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन चल रही थी हुज़ैफा साहब और नकवी साहब, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का, हुज़ैफा रहमान साहब का और फिरदौस शमीम नकवी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आज के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।